क्या मकसद? मकसद तो नाम में ही है, सद्भाव यात्रा भाईचारे के लिए है। हमारा जो हरियाणा का छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है वो मजबूत रहे। उसको जो कमजोर करने का राजनीतिक कारणों से जो प्रयास चल रहा है उसकी काट हम किसी हद तक कर सकें अपनी इस यात्रा के माध्यम से, यही संदेश लेकर हम जा रहे हैं। और उसके साथ साथ कांग्रेस का जो लोगों से जुड़ाव है वो और मजबूत हो, और कांग्रेस का जो नया संगठन अब शक्ल लेना शुरू हुआ है वो इस मुहिम में आगे निकले, जहां पे ये जो समाज में विभाजनकारी शक्तियां हैं इनका मुकाबला हो सके, ताकि 2024 की जो पुनरावृत्ति है वो दोबारा ना हो। और 5 अक्टूबर से हमने शुरू की थी दनौदा से, और आज छठा हल्का नारनौंद है। आज नारनौंद से शुरू किया है और खेड़ी चौपटा तक हम जाएंगे। कुल यात्रा ये करीब 2700 से 3000 किलोमीटर कुछ भी हो सकती है, क्योंकि 90 के 90 हल्कों से हम गुजरेंगे। 7 महीने का करीब करीब हमने समय सोचा है, ज्यादा भी लग सकता है। और अभी तक जिस प्रकार का लोगों ने समर्थन दिया है, मैं जरूर ये कहते हुए मुझे कोई झिझक नहीं कि हमारी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा है। जो अभी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है, लंबे समय से की हुई थी, तो अभी लगता है कि जैसे प्रदेश के सभी नेता एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। नहीं, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी है कि पूरी कांग्रेस को संगठनात्मक तौर पे सबको इकट्ठा लेकर चले और समाज के सभी वर्गों को उचित नुमाइंदगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनका कार्यकाल बहुत सफल रहेगा, क्योंकि आज भी हरियाणा में यदि सबसे सशक्त पॉलिटिकल पार्टी कोई है, राजनीतिक दल कोई है, तो वो अभी भी कांग्रेस ही है। अगर बात नहीं लोगों की, लोग तो कांग्रेस के प्रति एकजुट 2024 में थे, आगे आ जाएंगे, लेकिन जो कांग्रेस की फूट है ना, वो नहीं लेके नहीं, देखिए, मेरा उसमें अपना जो निजी तौर पे मानना था वो हमेशा ऐसा ये रहा है कि जब आपका संगठन नहीं है तो आपके जो नेता या कार्यकर्ता हैं वो कहाँ जाएंगे, जब जिले स्तर पे कोई दफ्तर ही नहीं है उनके पास बैठने के लिए, हल्का स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे जब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे पार्टी या कोई प्रतिनिधित्व करता हो, तो स्वाभाविक सी चीज है फिर वो किसी बड़े नेता के यहाँ ही जाएंगे। और जहां आप ज्यादा दिखना शुरू हो जाओ वो गुट की या धड़े की संज्ञा लेना, शक्ल लेना शुरू कर देता है। तो अब क्योंकि जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं और जल्दी मुझे लगता है कि बाकी नियुक्तियां भी हो जाएंगी, तो कांग्रेस का एक संगठन जब शक्ल लेगा तो जो आपको कांग्रेस के अंदर जो गुटबंदी दिखती है वो अपने आप धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। बाकी ये जरूर कहूंगा कि पुरानी आदत होती है जो धीरे धीरे छुटती है। अगर बात करें यात्रा की, आपकी यात्रा के लिए आपने प्रदेश अध्यक्ष नेताओं को न्योता भेजा है, कौन नेता शामिल हुआ? मेरी सभी नेताओं को हमने भेजा था, जितने भी एमएलए एमपी हैं या जितने भी लोग चुनाव लड़े थे, सबको हमने अपनी तरफ से निमंत्रण दिया था। और बहुत से लोग आ चुके हैं और बहुत लंबी यात्रा है। आप आश्वस्त रहिए कि किसी ना किसी स्टेज पे जब तक यात्रा अपने अंत पे पहुंचेगी, हरियाणा के और राष्ट्रीय स्तर के करीब करीब सभी नेता इसमें भाग ले चुके होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि यात्रा में राहुल गांधी जी भी शामिल होंगे। नहीं, उनसे तो खैर मैंने अनुमति लेके ये यात्रा शुरू करी थी, तो उनको निमंत्रण तो दिया है अभी, लेकिन कब आएंगे, किस समय आएंगे, वो तो देखने वाली बात है, क्योंकि अब तो बिहार का चुनाव है। तो अभी तो पूरी पार्टी और केंद्र का जो नेतृत्व है सारा का सारा, उनकी जो सारी कंसंट्रेशन है वो अभी तो बिहार चुनाव के लिए होगी। तो वो जब निपट जाएंगे उसके बाद फिर दोबारा से नए सिरे से बात करेंगे। दिनों एक घटना हुई थी प्रदेश में, जी पुलिस को लेकर बड़ा घमासान है। जी, राहुल गांधी जी समय निकालकर वाइफ को उनके घर पर पहुंच गए थे, क्या सत्य से घर जाएंगे? नहीं, उसका मैं जवाब कैसे दे सकता हूँ। और मैं लेकिन इस पूरे मसले पे ये जरूर कहूंगा कि इस पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से काम नहीं चलेगा। इसमें किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो या सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से ये जांच कराई जाए, क्योंकि जांच 2 पुलिस अधिकारियों से संबंधित है, एक बहुत सीनियर एडीजीपी लेवल के और एक एएसआई लेवल के संदीप लाठर की, और दोनों ने सुसाइड किया है, और दोनों सुसाइड के तार भी कहीं ना कहीं मिलते नजर आ रहे हैं। तो जिस प्रकार से लोगों के मन में एक शंका है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से नहीं हो सकती। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो सिर्फ उस पर पर्दा डालने का काम करेगी।
क्योंकि इसमें सारे पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व हैं, जिनके नाम लिए गए हैं वो भी सारे पुलिस अधिकारी हैं, शीर्ष तक के पुलिस अधिकारी हैं। तो इसकी यदि हमको सही मायने में कोई तसल्ली बख्श इंक्वायरी करानी है तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री के इसी मामले में बयान आता कि भाई मेरी तो चपरासी की भी बदली करने की नहीं चलती है, नहीं चलती है, इस पर क्या कहना है? देखिए, अब मुख्यमंत्री जी हैं, उनको उनके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, मेरे तो मित्र भी है, लेकिन 1.5 साल हो गया नायब जी, अब मुख्यमंत्री की तरह बर्ताव करना शुरू कर दो, ये फीलिंग लेनी बंद करो। अब ये जो देश में और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का जो नंगा नाच हुआ है यहाँ पे, कृपया करके उसको बंद करो, बागडोर अपने हाथ में लो। ऐसा क्यों लगता है कि जब दिल्ली से आपके नेता आते हैं तो उनको लोग सीरियसली लेते हैं और आपको हल्के में टाल जाते हैं? ये इसी तरह के बयान है कि मैं तो बदली नहीं कर सकता, चपड़ासी की बदली नहीं कर सकते, और सीएम किस चीज के हो? फिर तो बाकी चीजों का तो छोड़ ही दो, जो जो पूरे प्रदेश को संभालने की बात है। अगर सीएम भी ये कहे कि मेरे बस का कुछ नहीं है, तो सीएम इस तरह की बात, हल्की बात सीएम को नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस भाजपा को 1 साल हो गया है प्रदेश में सत्ता में आए हुए, उन्होंने जीएसटी भी कम किया है, इसको लेकर बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं कि वे प्रदेश में अपने लोगों को बड़ी राहत देने का। हाँ, मोदी जी का क्या है, रादर बीजेपी सरकार का क्या है, 8 साल तक बंटा धार करते रहे, वो भी मास्टर स्ट्रोक होता है। फिर उसको सुधारने की कोशिश करें, वो भी मास्टर स्ट्रोक होता है। ट्रंप की जफियां डालते रहे, वो तब मास्टर स्ट्रोक था। जब ट्रंप ने दुत्कार के आपको साइड में कर दिया और आप चीन की चरणों में चले गए, तो वो भी मास्टर स्ट्रोक है। तो भाई मास्टर स्ट्रोक ही मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन अब इन चीजों से पर्दा उठना शुरू हो गया है। ये परतें जो थी, जो बना रखी थी लोगों की आंखों के ऊपर, जो परतें डाली हुई थी, अब ये धीरे धीरे एक एक करके हटनी शुरू हो गई हैं और लोगों को सच्चाई दिखनी शुरू हो गई। यात्रा में लोगों का कितना साथ मिल रहा है और यात्रा को के प्रति विजयदर्शी कितने उत्साहित है? देखिए, ये लोगों का जो स्नेह मिल रहा है, उसी से हमको बल मिला है इस यात्रा को और जोश के साथ आगे बढ़ने का। ये जो मेरे साथ साथी चल रहे हैं इस यात्रा में, उनका भी खुद का ये मानना है कि जी अगर इस प्रकार से लोग हमारा समर्थन में ना निकलते तो हम भी जल्दी थक लेते क्योंकि मैराथन है, बहुत लंबी यात्रा है, और ना सिर्फ वो 7 महीने की यात्रा है, बल्कि रोज मैराथन है। रोज के 18 से 22 किलोमीटर हम कर रहे हैं। तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज है कि यदि लोग सामने आते हैं और हमारी बात को सुनते हैं, उससे इत्तेफाक रखते हैं, तो हमारा हौसला बढ़ता है उससे। के जितने विद्यार्थी थे में 12 से 15 थे, सारे के सारे निरारद है यात्रा से। मेरे को गुटों से कोई वास्ता नहीं है। मेरे साथ कांग्रेस ही चलने लग रहे हैं। अब आप कहोगे तो आपके गुट के हो गए, मेरा कौन सा गुट हो गया, मैं तो कल आया हूं। तो ये सारे कांग्रेस के लोग हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं। और देखिए, ये चीज माननी पड़ेगी कि लोग कुछ नया भी देखना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 24 में चाह रहे थे, 24 में कोई यही नहीं कह रहा था कि कांग्रेस सरकार नहीं आएगी। इसीलिए तो मायूसी है, इसीलिए तो मायूसी है। चाहे आप पत्रकार साथी हो या और विश्लेषण करने वाले हो, राजनीतिक विश्लेषण जो करते हैं, या ये एग्जिट पोल वाले हो, कोई भी हो, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश था, आप जिससे भी बात करते वो कहता कांग्रेस आ रही है, और लोगों की मंशा यही थी। लेकिन जो हुआ सो हुआ, और इसी वजह से लोगों में, जब हमने यात्रा के बारे में सोचना शुरू किया था, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि लोग ये भी कहते थे कि ये कांग्रेस कुछ करेगी भी या नहीं करेगी, अपने कोप भवन में ही बैठी रहेगी। तो वो भी एक हमारी मंशा थी कि कांग्रेस को लोगों के बीच में दोबारा लेके जाएं। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि धड़ों से परे लोग सड़कों पे हैं हमारे साथ, और हमारा जिस भी गांव से, जिस भी कस्बे से, जिस भी बाजार से निकल रहे हैं, बड़ा गर्मजोशी से हमारा स्वागत भी कर रहे हैं। विधायक का कहना है सर कि आपकी पर्सनल यात्रा है, सद्भाव यात्रा, कांग्रेस की होती तो मैं जरूर रहता। वो होता है ना, या तो उनको सद्भाव का मतलब नहीं पता। सद्भाव सबके लिए होता है, सद्भाव किसी एक या दो के लिए नहीं होता। देखिए, मैं सिर्फ विधायक के लिए नहीं कह रहा, मैं हर उस व्यक्ति के लिए कह रहा हूं जिन्होंने अनजाने में बयान दे दिए और शायद दिलवाए गए। इसीलिए वो तीनों चारों बयान एक जैसे हैं, जैसे तो कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया और चारों ने पढ़ दिया नारा नारा। तो धीरे धीरे समझ जाएंगे, लोग समझा देते हैं सारी बात। थैंक यू।
बोले थे। दोस्त बना के आप बड़ा ये तो आपने तो पुराना टाइम नकल कर लीजिए, तो ये नकल कर लग रहे हैं। पुरानी तो 2-4 बात आप बताओगे नहीं। पुरानी बात सुनो खतर साहब, बैठे थे आप स्पेशल। राम राम गायत्री जी, ठीक हो? कैसा फील हो रहा है जी कांग्रेस पार्टी में गायत्री जी? ठीक है जी। ये वाला ठीक है। जो यात्रा की जा रही है, इसकी यात्रा के पीछे चौधरी वीरेंद्र सिंह का हाथ बताया जा रहा है जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने बेटे को बड़ा नेता बनाने के लिए ये यात्रा शुरू करवाई। देखिए, ये तो लोग बनाते हैं बड़ा नेता तो, लेकिन ये जरूर है कि हर पिता अपने को ये चाहता है कि अब जो एक आईएएस और वो भी टॉप रैंकर और ये फैसला ले लेके मैं राजनीति में आऊंगा, तो मेरा भी कुछ फर्ज तो बनता ही है ना कि मैं इसकी मदद करूं। लेकिन सद्भाव यात्रा की सोच जो है और उस पे जो विचार विमर्श इन्होंने राहुल गांधी जी से किया और फिर आगे बढ़े, उसमें इन्होंने मेरे को कहा था कि मेरी ये सोच है और मैं अब कांग्रेस ने मुझे कहा कि तुम यात्रा करो, तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, तो मैं भी फिर कांग्रेसी हूँ तो मैं भी पूरी मदद करूंगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि मेरे साथ चाहे ये चल के देख ले चाहे और कोई, मैं आगे हूँ इनसे। जी पिछले दिनों वायरल था कि बाबू बेटे ने प्रदेश का नाश कर दिया। पिछले दिनों एक मैसेज वायरल था कि बाबू बेटे ने प्रदेश का नाश कर दिया। और किसके बाबू बेटा ने? पता है जी आपको? बाबू बेटे, इस पे क्या कहना जी आप? देखिए, अब ये तो लोगों के अपने अपने ख्याल हैं और मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस का जो नुकसान हुआ है उसमें बहुत से कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस का संगठन ना हो तो कांग्रेस कहां? कांग्रेस तो टिकट सीकर्स की थी और टिकट सीकर जो है वो भी अब जिसकी आस्था होती है वो आस्था के लिए आदमी वहां जाता जहां उसको लगे कि हाँ तो तेरे को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो उस स्थिति में कांग्रेस को नुकसान हुआ है और उस नुकसान को आगे ना हो, ये इस यात्रा के माध्यम से भी हमने सिर्फ यही नहीं है कि सद्भाव, वो एक वातावरण तैयार करना जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास किए हैं, अब आप पूछोगे, आपसे ज्यादा मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी को, अंदर बैठ के देखा हुआ है। तो दूसरा प्रयास ये भी है कि युवा पीढ़ी जो है उसको भी ये लगे कि अगर संविधान, प्रजातंत्र, वोट का अधिकार, मौलिक जो अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए नौजवान को इकट्ठा होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रवृत्ति ऐसी है हुक्मरानों की कि प्रजातंत्र से कहीं हटके तो ना सोच रहे हो। ये बातें विचारणीय हैं जी। बीजेपी में आप रह के आए हो, हाँ। क्यों आए जी वापस? मैं इसलिए आया कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आप भी ज्वाइन कर लो और अंदर से देख लो तो आप भी भाग आओगे। ये पार्टी लोगों की पार्टी नहीं बन सकती कभी भी। जिसकी विचार वीरेंद्र सिंह को कहें कि आप साधारण कार्यकर्ताओं में बैठे, अरे वीरेंद्र सिंह ने 52 साल हो गए ये काम करते, हजारों साथी जोड़े हैं, और अभी आपने जो सवाल किया कि आप अपने बेटे को बढ़ा रहे हो, आपने इसलिए किया कि वीरेंद्र सिंह बढ़ा सकता है, उसके साथ लोगों का समर्थन है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी लीडरलेस अपने आप को रखना चाहती है और भरोसा उसका लीडरों पे नहीं है। इसीलिए वसुंधरा की जगह भजनलाल शर्मा, चौहान की जगह यादव, क्या नाम है उनका, मोहनलाल यादव, मोहनलाल यादव, और
वैसे तो नई लीडरशिप एक मिनट सुनो। अपने मनोहर लाल जी की जगह सैनी साहब, लेकिन ये तो दोनों का मुकाबला है, ये कोई ज्यादा बड़ी लीडरशिप की बात नहीं करता। और जो राजनीति में जो स्वतंत्र विचारों की जो कमी है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। यहाँ तो किसी को बोलने का अधिकार नहीं, और आप हमारे से पूछ रहे हो कौन सा बाप बेटा। ये जो लिबर्टी है ये आपको भी मिली है, जरा उनसे पूछ के देखना, वो कहेंगे हमारी तो शादी नहीं हो रही, बाप बेटा कहां से होंगे। 2024 में पूरा माहौल आपके पक्ष में था, लोग भी आपके साथ में थे, कार्यकर्ता साथ में था, और तो और मीडिया भी आपकी ऐसी सीट दिखा रही थी। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को सत्ता से पीछे रहना पड़ा? यही बताया ना मैंने आपको। और अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी चीजें भी उभर रही हैं जी। जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि सिर्फ वोटर का रोल नहीं है कांग्रेस को हराने में, दूसरी ताकतें, और वो ताकतें ऐसी हैं क्योंकि ईवीएम की बात बहुत चलती है, आप पत्रकारों के बीच में भी चलती है, आप भी करते हैं, लेकिन ईवीएम के साथ जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, कोई उसमें डेटा फीड करता है, कोई नंबर फीड करता है, कोई सिम लगाता है, ये जितनी उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये भी इस कार्य में कि कैसे इसके माध्यम से बीजेपी के हितों को सुरक्षित रखा जाए, ये ईवीएम के चहेते हैं जितने भी ईवीएम को जो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट उसको चलाने के लिए इनका भी हाथ है। तो ऐसे तो फिर तो बीजेपी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि वो तो ईवीएम के तो उनके साथ ही रहेगी। अब आप ये भी समझ लो, ये भी मेरी बात याद रखना कि आपने कहा कि ये तो फिर तो ऐसे ही रहेगी, तो जब ऐसे ही रहेगी तो इलाज ऐसे आदमियों का ऐसा ही होगा जैसे नेपाल में हुआ। अभी कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, हुड्डा साहब को विपक्ष का लीडर बनाया गया है। जो नई लीडरशिप आई है, क्या कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करेगी? और क्या कांग्रेस ने वैसे बना दिया है। देखिए बात यह है कि लीडरशिप क्रिएट, सिर्फ आप ये मत देखो कि सीएलपी लीडर और पीसीसी प्रेसिडेंट लीडर है। मैं आपको दावा करता हूं कि 6-7 महीने में इस यात्रा के माध्यम से आप देखेंगे कि कांग्रेस किसी ना किसी रूप में ज्यादा संगठित होके और ज्यादा मजबूत बनेगी। तो जरूरी नहीं है कोई आदमी अपने अकेला प्रयास करे वो भी कांग्रेस को मजबूत करेगा, 10 कांग्रेस के कार्यकर्ता करें वो भी मजबूत करेंगे। महंगाई चरम सीमा पे चल गई है, जो पहले सड़कों पे उतर के आंदोलन होते थे आजकल बंद हो गई है। तो आपकी यात्रा ने एक नई लोगों को दिशा दी है कि भाई कम से कम यात्रा तो निकल रही है। इन लोगों के जो मुद्दे होते थे महंगाई के, वो आजकल को उठाने वाला है ही नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा ये हरियाणा जो है ना, आप हरियाणा को बड़ी संपन्न स्टेट है ये, कोई हमारे को महंगाई से और उससे नहीं, यहाँ युवाओं को रोजगार मिले। रोजगार का मतलब ये कि कुछ तो क्रिएट करो, एक सिचुएशन क्रिएट करो आप, जिससे कि रोजगार अपने आप पैदा हो। और रोजगार पैदा जब होंगे तो युवा यहाँ जो पलायन हो रहा है उसकी व्याख्या आप इस तरह नहीं कर सकते जैसे केरल के लोग विदेशों में गए या पंजाब के गए। यहाँ पलायन की एक वजह है कि खेती करने वाला, उसकी जो लैंड होल्डिंग है उसका साइज छोटा होता गया, और आज वो ये समझता है मैं 1 एकड़ 1.25 एकड़ से अपनी आजीविका, अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, इसलिए वो काम ढूंढता है। काम हरियाणा में है नहीं। और तो और मैं दावा से कहता हूं कि गुड़गांव इतना बड़ा शहर और उसको संज्ञा दी जाती है कि ये एक ऐसा शहर है जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गढ़ कहा जाता है। वहां भी काम करने वाले हरियाणा के तो अगर 100 आदमी हैं तो उसमें से 15 आदमी हरियाणा के होंगे, 85 तो बाहर से आए हुए हैं। तो इसलिए कोई एजुकेशन सिस्टम ऐसा डेवलप हो कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, हो सकता है उनका बेटर एजुकेशन सिस्टम से आए हों। अगर हमारे यहाँ ऐसा होगा तो हमारे बच्चों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर, पेपर लीक होते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जिस तरीके से शिक्षा की पद्धति है और जिस तरह से सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन पे आज सवालिया निशान है। ये अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं बीच में बैठ के आया हूँ।
जो कहते हैं ना खर्ची पर्ची, हाँ हाँ खर्ची पर्ची नहीं, ये तो खर्ची पर्ची के भी बाप हैं। जी। और यहाँ तो पैटर्न क्या है जी उनका? हाँ? जैसे पहले तो खर्ची पर्ची के पैटर्न क्या है?